सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत अधिक घातक है। तो आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जब भी बाहर जाएं दोहरा मास्क लगाएं और बाहर से कहीं घर में प्रवेश करते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि महाविद्यालय बंद हो चुका है तो वापस ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। वैसे हमने हमारे लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया है और लगभग परीक्षाएं अब नज़दीक ही थी, तो हम एक बार हमारे सारे इम्पोर्टेंट जो यूनिट हैं उनमें से अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनमें से परीक्षा में से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने चर्चा की थी, वीडियो भी देखे थे, जिम्नोस्पर्म के भी देखे थे। तो मैं आज शुरुआत करना चाहता हूँ जिम्नोस्पर्म का एक इम्पोर्टेंट जीनस साइकस, और उसमें से कहाँ प्रश्न बन सकते हैं बड़े छोटे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम जो पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें से किस काल को साइकेड का युग या एज ऑफ साइकेड्स कहा जाता है। तो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, जो मिसोजोइक महाकल्प का ट्राइएसिक पीरियड है उसको साइकेड का युग कहा जाता है। मतलब इस समय में, उस काल में जो साइकेड डेलीज वंश के जो वृक्ष थे वो बहुतायत रूप से पाए जाते थे। ये जो गण है साइकेडेलिस, इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि इसकी पत्तियां जो है वो पिच्छ की संयुक्त होती हैं। काष्ठ जो है इनका जाइलम विरल दारुक होता है, ज़्यादा सघन नहीं होता। हमने पढ़ा था सघन और विरल दारुक क्या होता है। और विशेष करके इसका जो साइकस वंश है उसमें नर शंकु तो बनते हैं, लेकिन मादा में जो गुरु बीजाणुपर्ण है वो शंकु के रूप में नहीं होते। आगे हम डायग्राम देखेंगे। और इसमें नर युग्मक जो है वो गतिशील होते हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक अगतिशील होते हैं, लेकिन इनमें गतिशील होते हैं। दोनों तरह के एग्जाम्पल पाए जाते हैं, आके देखेंगे हम। ठीक है, तो साइकस वंश को पढ़ें उससे पहले कभी कभार जनरल एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइकस की कुछ जातियों के नाम बताइए। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, साइकस पेंटिनेटा, रिवोल्यूटा, बेडुमाई, सर्सिनेलिस, रम्फाई, सियामेंसिस। आप 4 से 5 जातियों के नाम अवश्य याद कर लेवें, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट से बताना चाहूँगा। देखिए, ये साइकस में ये डायग्राम देखिए आप, ये इसकी प्रवलाभ जड़ें हैं। एक जड़ें तो इसकी भूमि के भीतर है, लेकिन ये भूमि के बाहर आती हैं, इसीलिए ये कैसी है, अगुरुत्वानुवर्ती। मतलब एक तो होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, गुरुत्व के गुरुत्व बल की दिशा में जमीन के भीतर की जाती है, लेकिन ये गुरुत्वानुवर्ती नहीं होती, ऋण गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी जमीन के ऊपर आती है। इन जड़ों को कहते हैं प्रवलाभ जड़ें। और इनकी खास विशेषता क्या होती है कि इन प्रवलाभ जड़ों के अंदर एनाबीना नामक एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, नील हरित शैवाल पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। मतलब ये एक प्रकार का सहजीवन है। इसमें पाए जाने वाले जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन को सोख कर किसको देते हैं, साइकस को, और जो साइकस है बदले में उस जीवाणु को पोषण देता है। तो ये प्रवलाभ जड़ों के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ वात तंत्र यानी छिद्र भी पाए जाते हैं जो श्वसन में भी सहायक होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि साइकस की प्रवलाभ जड़ों का अनुप्रस्थ काट का चित्र इंपॉर्टेंट होता है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये एक टीएस है, मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये इसका अधिचर में है, ये इसका वलकुट है। और वलकुट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्गल जोन लिखा हुआ है। ये सारे इसके शैवाल वाले जोन को दर्शाते हैं जहाँ पर एनाबीना पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो कभी कभार परीक्षा में ये जो टीएस है या इसका जो आउटलाइन यहाँ पर दिखाया है वो परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें।
चलिए, एक दूसरी विशेषता जो परीक्षा में पूछी जाती है कि जाइलम जो इसका होता है उसमें केवल वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं नहीं होती, और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती हैं, सहकोशिकाएं नहीं होती। तो ये जिम्नोस्पर्म का एक आम मुख्य लक्षण है। वाहिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, सहकोशिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म में जाइलम का केवल एक तत्व वाहिनिका और फ्लोएम का केवल एक तत्व चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चलिए, इसके अलावा और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है जाइलम के बारे में, आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्ण ट्रेस। ये क्या है? देखिए, संवहन पुल किसको कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम और फ्लोएम नाम के संवहन उत्तक है, उसकी वो शाखा जो पत्तियों की ओर जाती है उसको कहते हैं पर्ण ट्रेस। तो साइकस की एक विशेषता है कि इसमें पत्तियों में जो संवहन उत्तकों की सप्लाई है वो देखिए किस तरह से घूम कर होती है, इसीलिए इसको नाम दिया है मेखला ट्रेस या गर्डल ट्रेस। दो तरह की सप्लाई होती है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये लिखा है डायरेक्ट ट्रेस जो सीधे अंदर जा रहा है पत्ती में, और ये देखिए आप, ये लिखा इनडायरेक्ट ट्रेस। इसमें आप देख सकते हैं कि संवहन पुल की शाखा घूमकर भीतर की ओर प्रवेश। तो इस प्रकार की ये जो सप्लाई है इसको मेखला ट्रेस कहते हैं। तो दो प्रकार के ट्रेस हो गए, डायरेक्ट ट्रेस और एक तो हो गया डायरेक्ट ट्रेस और एक हो गया मेखला ट्रेस। तो ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, और परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्या प्रश्न है? साइकस का रेकिस, रेकिस यानी साइकस का जो तना होता है उसका आरंभिक भाग है उसको रेकिस कहते हैं, जहाँ से इसकी शाखाएं निकलती हैं। इस रेकिस का टीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए आप, ये पूरा इसका भरण उत्तक है, ये ग्राउंड टिश्यू है। इस भरण उत्तक में आपको यू आकार में जमे कई संवहन पुल दिखाई देते हैं, और ये संवहन पुल ओमेगा शेप के होते हैं। ये पूरी शेप जो है वो ओमेगा शेप होती है, ओमेगा आपने पढ़ा होगा इस तरह से। तो ये जो संवहन पुल है वो इम्पोर्टेंट है, इसकी संरचना। ये संवहन पुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपकेंद्री और दूसरे होते हैं अभिकेंद्री। यहाँ पर इसका दूसरा चित्र मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी विषय में दो प्रकार का जाइलम पाया जाता है, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। ये लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा देख सकते हैं इसके भ्रूण उत्तक में ये लिखा है म्यूसिलेजिनस डक्ट। इसमें श्लेष्मा की नलिकाएं भी पाई जाती हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके जनन की ओर। तो इसमें कायिक जनन जो है वो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है, जो साइकस की कुछ विशेष जातियों में ही बनती है। नाम याद होना चाहिए, साइकस रेवोल्यूटा। इसके अलावा अंतःभूस्तारी द्वारा साइकस सर्सिनेलिस नाम की एक जो प्रजाति है उसमें ये सकर्स या अंतःभूस्तारी द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो ये दोनों उदाहरण याद होने चाहिए। चलिए, अब इसके जनन की बात करते हैं। जनन के लिए जो इसकी संरचना होती है पहले हमने पढ़ा है, नर में नर शंकु और मादा में मादा शंकु पाए जाते हैं। देखिए, ये साइकस में ये रहा नर शंकु, ये नर शंकु है, ये नर शंकु है। ये नर शंकु परिपक्व होने पर खुलता जाता है, और आप इसके भीतर का ये काट देख सकते हैं। जब इसको आप अंदर से काटेंगे तो मध्य में एक अक्ष दिखाई देगा, मध्य का अक्ष, और इसके साइड पर आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी जो पार्श्वीय स्थिति में इस तरह से लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो काले रंग की है, इसको कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। और इस लघु बीजाणु पर्ण के भीतर इस तरह की बीजाणु धनियाँ आपको लटकी हुई दिखाई देती हैं। तो ये है इसका नर शंकु। नर शंकु में एक मध्य अक्ष होता है, पार्श्व में इसके लघु बीजाणु पर्ण होते हैं, और इन लघु बीजाणु पर्ण के भीतर
लघु बीजाणुधनियों का निर्माण होता है, जिसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं। और इसका जो लघु बीजाणु है, आगे हम पढ़ेंगे इसका लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे।